हेलो, वेलकम टू अल्केमिस्ट द लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी। ओके, ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी और बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। राइट। तो आज के लेक्चर में हमारे जो दो टॉपिक्स होंगे वो होंगे एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल तो वो कैसा होता है, तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे हमारे इतने एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। तो ये जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन वो किसने दिया है, तो उसका नाम था डी मेंडलीव। राइट, मेंडलीव। उन्होंने 1869 में फर्स्ट टाइम हमें ये पीरियोडिक टेबल दिया था। तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल कैसे हो गया है। ये आपका ये जो है पहले, ओके, तो ये जो है ये आपका क्या है, ग्रुप है। तो जो ऊपर से नीचे जाएगा उसे हम कैसे क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। और लेफ्ट टू राइट जो है उसे क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। राइट, पीरियड बोलते हैं। तो ये आपका ग्रुप एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ऐसे ये जो है ऊपर से नीचे वाला जो पूरा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप बोलते हैं। और ये जो है लेफ्ट टू राइट वो क्या है आपका, पीरियड है। राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो ग्रुप्स और पीरियड किस हिसाब से दिए गए हैं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट की जो भी सेम प्रॉपर्टीज है, एज फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ग्रुप है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ग्रुप्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है, वो हर एक ग्रुप में सेम रहेगा। तो क्या होगा कि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स याद नहीं रखने हैं। सेम ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स है उनकी सब प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम होती है। उसके हिसाब से ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जिससे कि हमें आसानी हो हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है ये पता होने के लिए। एज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक अपनी मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसके ग्रुप में जो है वो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स है वो भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर कोई इनर्ट गैस है, राइट, ये सब जो हो गए ये हमारे इनर्ट एलिमेंट है। तो ये जो पूरा लास्ट जो हमारा ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब हमारे जो है वो इनर्ट एलिमेंट है। तो वो सब जो है वो क्या है, सेम प्रॉपर्टीज में है। तो इसके हिसाब से हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जिससे कि कंफर्टेबली आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये हम इजीली याद रख पाए, वरना इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या दिया गया है कि आपका हर एक एलिमेंट है उसका मास दिया गया है। और आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जैसे हम जा रहे हैं वन बाय वन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे आपका मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। राइट। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जाएंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो प्रोटॉन। राइट, ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये आपका सबका मास आप देख सकते हो। राइट। तो ये सिर्फ आपके एक मतलब आइडिया के लिए है कि पीरियोडिक टेबल कैसे होता है। अभी ये जो है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पूरा पीरियोडिसिटी खत्म होने के बाद हम इस टेबल को कंपेयर करेंगे। इस टेबल के हिसाब से आपका जो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब इंफॉर्मेशन ये एक टेबल में ही शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रो एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। तो ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। और बाद में ये जो है ये छोटा सा टेबल, ये आपकी जो शॉर्ट नोट्स आप कुछ भी रखते हो वहाँ पे आप इसको रख के सिर्फ इसको देख के आपका जो भी है रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाओगे। राइट। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है उससे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा कि एज फॉर एग्जांपल ये कोई आपका एटम है। राइट। और ये जो है उसका फर्स्ट शेल, ये उसका जो है वो
सेकंड शेल है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से आपकी जो फर्स्ट शेल हो गई या फिर सेकंड शेल हो गई, तो अगर आपका जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ n इज इक्वल टू 1 एक शेल ही है, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ये वाला पार्ट होगा। अगर उसमें दो शेल है, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो ये वाला होगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 1s2 हीलियम है, तो हीलियम का जो एटम होगा वो कुछ ऐसे होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो आयोनिक रेडियस है वो कितनी हो गई, ये जो है वो जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस, राइट। तो अभी अगर आपका लिथियम ले लो, तो वहाँ पे क्या आएगा, 1s2 क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कैसे आ जाएगा कि आपका जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, वो आप भी देख सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस, आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is directly proportional to the atomic radius, राइट। और एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, एटम का साइज भी बढ़ेगा, राइट। तो जितना जितना हमारा n इंक्रीज होगा उतना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एज फॉर एग्जांपल हम ले लें कि आपका अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, राइट। तो ये क्या है, सब एक ही ग्रुप के हैं और इसका n इज इक्वल टू क्या है, इसका n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा आपका एटॉमिक रेडियस वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी एटॉमिक रेडियस इसमें क्या आएगी, लिथियम सबसे कम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। बहुत ईजी है, राइट। अभी सेकंड है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, सो एज फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल है, राइट। सपोज कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है वो क्या है, एट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हो रहा है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ही वो आपका जो एट्रैक्टिव इंटरेक्शन है उसको कम करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो Z इफेक्टिव, मतलब क्या हुआ, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। और उसकी वजह से देखो जो आपका न्यूक्लियस है उसमें कोई न्यूक्लियर चार्ज होगा, राइट। तो उसका जो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज है वो ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से कम हो जाएगा। और जब वो चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो उसके अराउंड में जो ऑर्बिटल है उसके साथ उसका जो बाइंडिंग है, अट्रैक्शन कम हो गया, तो बाइंडिंग क्या कम होगा, तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो हो रहा है वो हो गया। तो उसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस जो है आपका वो भी इंक्रीज हो गया, राइट। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग
कम होता जाएगा, वो किसकी वजह से? स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो जो इफेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो आपके एटम का साइज है वो बढ़ जाता है, और एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस अपने आप ही बढ़ेगी। तो आपको ये याद रखना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी हमें पता चल गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अपने एलिमेंट्स में आगे बढ़ते जाओगे, मतलब एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एसिडिटी। तो एसिडिटी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस है, राइट। तो अगर आप अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आप देख सकते हो कि एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है। तो आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जेड इफेक्टिव, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो अपना न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही बेटर वे में खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। ये आगे हम इन डिटेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट में देखेंगे, पर अभी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है, तो वैसे क्या होगा कि आपका जो एसिडिटी है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो एज फॉर एग्जांपल आपने कई बार सुना है कि NH3 ले लिया हमने, सेकेंड H2O ले लिया, थर्ड ले लिया HF ले लिया। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? एसिडिटी ऑर्डर, राइट। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, हमने क्या बोला है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी होगा आपका इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? हम पहले से एक बार और रिपीट कर देते हैं कि आपका पहले तो क्या बोला था कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, राइट। तो आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप एन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसको हम और इन डिटेल समझते हैं कि एज फॉर एग्जांपल कि आपके कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब में? इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 में, इसमें 9 है। इसमें कितने हैं प्रोटॉन है? इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, राइट। तो सबका आप देखोगे कि आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है वो कौन सा होगा? 1s2 2s2 2p। यहाँ पे कौन सा आएगा? 2p 1s2 2s2 2p2 आएगा, राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा आएगा? 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन काउंट्स तो बढ़ रहे हैं, राइट, बट ये जो आउटर मोस्ट शेल जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सबके लिए सेम ही आ रहा है। और आप देख सकते हो कि जो प्रोटॉन है यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 9 थे। आप देखोगे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके ये पहला और ये दूसरा। तो आप हर एक एलिमेंट में देखोगे कि सब में आउटर मोस्ट जो शेल है वो तो n इज इक्वल टू 2 ही है। बट जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जो ये जो लेंथ है वो तो सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि वो सब में n इज इक्वल टू 2 है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और आपकी जो एटॉमिक रेडियस है
एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो वही का वही है, बट उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो ज्यादा खींचेगा। तो कंपेयर टू कार्बन जो है, कंपेयर टू कार्बन जो फ्लोरीन है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा वो उसको खींच लेगा, ज्यादा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो आपका जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और साइज ऑफ एटम जो डिक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एटॉमिक रेडियस क्या बनेगी, कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, राइट। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि एसिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी वैसे हमारी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी तो हमारी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल था ये वाला NH3 वाला, उसको हम देखते हैं कि NH3 H2O और HF, राइट। तो आप देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हमने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है, तो एसिडिटी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका जो HF जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर H2O, और सबसे लिस्ट जो है वो आपका NH3 होगा, राइट। तो इसके हिसाब से आपने एसिडिटी निकाला। क्यों, जैसे आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, आपका जो एटम है उसका साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो आपका एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये आपका एसिडिटी आ गया। उसके बाद आएगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस होता है, राइट। तो पहले तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या मतलब, क्या हुआ कि एलिमेंट और द एलिमेंट ऑफ ग्रुप विच इज एबल टू रिड्यूस अनदर एलिमेंट, राइट, अनदर एलिमेंट। तो ऐसा कोई एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर पाएगा। रिड्यूस मतलब क्या हुआ, तो अगर किसी को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो वो ऐसे याद रखे कि ऑयल रिग, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लिविंग, और रिडक्शन इज गेनिंग। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऑयल रिग याद रख लीजिए, ऑयल रिग। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लिविंग, तो इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें से जा रहा है, राइट। और रिडक्शन इज गेनिंग, तो रिडक्शन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ऑयल रिग याद रख लीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर पाए। तो दूसरे को रिड्यूस करना है मतलब वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जिस एलिमेंट का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर वो खुद किसी को दे रहा है तभी तो कोई ले लेगा, राइट। तो जब वो दे रहा है उसका इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए देने के लिए, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा तभी तो कोई दूसरा एलिमेंट इजीली ले पाएगा। और जब दूसरे को एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। और हमारा जो एलिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो उसने दूसरे एलिमेंट को क्या किया, रिड्यूस किया। तो ये उसकी क्या कैरेक्टर हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बट आप समझ लो कि अगर आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो एटॉमिक रेडियस के साथ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एटम का साइज बढ़ेगा, राइट। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लीव कर पाएगा, इजीली लीव कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इजीली लीव कर पाएगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है
रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर को एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हमें अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है इस एग्जांपल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये क्या है कि एन क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, राइट। तो ये ग्रुप के है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो ऊपर से नीचे जा रहा है ग्रुप में, एन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या आपकी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से तो लिथियम में कितनी, दो आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूसरी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 या 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जो सीजियम है उसके आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसका जो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग आप देख सकते हो कि इसका 100% ज्यादा होगा, राइट। इसके कंपेयर में ये जो बाइंडिंग है, ये पहले वाला जो बाइंडिंग है वो ज्यादा होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं करेगा कंपेयर टू दिस। तो हमने क्या बोला कि रिड्यूस करना है दूसरे को तो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कौन इजीली दे देगा, सीजियम दे देगा। तो हमें इजीली ये याद रखना है कि जैसे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, वैसे ही हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अपना जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो सीजियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम का, राइट। ओके, तो अभी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल C4- N-3 O-2, और फिर आ जाएगा आपका F-। तो आपको इसमें एटॉमिक रेडियस जो है उसका ऑर्डर देना है। तो आपको कभी भी अगर एटॉमिक रेडियस का एक क्वेश्चन आता है तो आप इजीली ऐसे ही निकालो, कभी भी गलती नहीं होगी। आप उसके इलेक्ट्रॉन के काउंट, प्रोटॉन के काउंट, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 4 10 हो गए, यहाँ पे 7 और 3 10 हो गए, यहाँ पर 8 और 2 10 हो गए, यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया। अभी प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। तो आप देख सकते हो कि सब में कितने सेम इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कैसे स्पीशीज हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अभी हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो। सेकेंडली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, बट जो प्रोटॉन है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो कंपेरेटिवली जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज के साथ कम होता जाएगा। तो इजीली आप निकाल सकते हो, आपका जो कार्बन है, कार्बन उसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन, राइट। तो ऐसे आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है। क्या बोला कि आपका एन इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आपका एटॉमिक रेडियस तभी भी बढ़ेगा, राइट। फिर एसिडिटी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस है, और आपका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, राइट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इसके ऊपर से आपके क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो थोड़े बहुत हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। तो पहले ही मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, आपकी रेडियस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपकी कार्बन की जो रेडियस है सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये वाला एग्जाम्पल तो हमने अभी सॉल्व किया, कहा ये फिर आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस, या राइट। फिर यहाँ पे आ गया मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट तो कब ज्यादा होगा, कि मेल्ट कब होगा आपका एलिमेंट, जब उसका डिसोसिएशन होगा। और डिसोसिएशन कब ज्यादा होगा, कि जब आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज जितना कम होगा, आपका एटॉमिक साइज जितना कम होगा, आपका डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी रहेगी वो उतनी ही
ज्यादा रहेगी, क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इंटरेक्शन है अपने न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, डिसोसिएट करना है, तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे जैसे हम अपने एटम का साइज बढ़ जाएगा, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमें डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एन हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। तो लिथियम जो है वो सबसे छोटी साइज वाला है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रुबिडियम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें क्या बोला है कि एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये हमें पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो लिथियम का सबसे कम हो जाएगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ये हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लिया। अभी हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो था आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि जो आपका एलिमेंट होगा वो गैसियस फेज में ही होना चाहिए। जब वो गैसियस फेज में होगा तब उसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें से रिमूव करोगे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बट उसके लिए आपका एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में होना इंपॉर्टेंट है, गैसियस फॉर्म में होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आपका जो एलिमेंट बढ़ेगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका गया तो वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे वो कुछ एनर्जी रिमूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो ये भी हम देखेंगे डिटेल्स में, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, राइट। तो हमारा जो बेसिक कंडीशन है, कोई भी मेटल है अगर वो सॉलिड हुआ तो उसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा। और आपको पता है कि सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन करके आपने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, अभी आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो आपको इसके लिए जो एनर्जी लगी तो उसको क्या बोलेंगे, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे I1, इससे डिनोट करेंगे। अगर आप उसमें से सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2, इस टाइप से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, और हमें क्या मिलेगा, हमारा मेटल मिलेगा और कुछ एनर्जी इसमें से निकलेगी। तो ये क्या हो गया, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपका जो मेटल प्लस है ऑलरेडी, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, अगर उसमें से आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M2+, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो अगर एस फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी E2 है, यहाँ पे आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो E1 है, अभी ये जो अगेन M+2 आएगा उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, M+3, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अगर सपोज इसका जो एनर्जी है वो E3 है, तो अगर आपको बोला जाए कि E1, E2 और E3, तो इन सब में से अमाउंट ऑफ एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो का अमाउंट होता है वो सबसे कम होता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आप निकालोगे उसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जो थर्ड निकालोगे उसमें उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा E3 जो है वो सबसे ज्यादा होगा, E2 है वो उससे कम होगा, और E1 है वो लिस्ट होगा। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए अभी हम देखते हैं कि वो किस किस
प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमें पता है कि हमारा जो n इंक्रीज करेगा तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारा जो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जो न्यूक्लियस है उससे दूर दूर जाता जाएगा। और जैसे दूर दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब अगर कोई न्यूक्लियस के नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से दूर है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी है, राइट। अभी हम बोलेंगे सेकेंड जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग जो है अपने न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जितनी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो एज फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अभी हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे तो नाइट्रोजन में क्या है 2p3, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p5, राइट। जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पे प्रोटॉन 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो आउटर मोस्ट जो शेल है वो तो सेम ही है बट प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग जो है वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम होगा, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा, राइट। तो जिस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के साथ अच्छे से बाइंड हुआ है, तो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन का अगर हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हमारे फ्लोरीन का यहाँ पे जो आई ई वन है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो है, अभी आपको देखो, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये आएगा आपका अच्छा वाला कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो, अभी हमें पता है कि एलिमेंट्स जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, और हमें पता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू हाफ फील्ड नहीं होते, उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, राइट। तो हाफ फील्ड के कंपेयर में फुल फील्ड अगर आपका ऑर्बिटल हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो कब जब ज्यादा स्टेबल होगा तो वो उसी तरफ अपना प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो अभी आप देखो नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी क्या है, हाफ फील्ड है, तो क्या हुआ, ये स्टेबल हुआ कंपेयर टू द ऑक्सीजन, राइट। तो अभी यहाँ से आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ से आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी बताइए आप। तो ये जो है वो ऑलरेडी अपनी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। आपको ये लगेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की बढ़ रही है,
बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आपका एलिमेंट मोर स्टेबल हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, आप जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर आपका जो एलिमेंट है वो मोर स्टेबल हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करके वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। समझ रहे हो। और नाइट्रोजन में तो क्या हो रहा है कि ऑलरेडी स्टेबल है और ये एक इलेक्ट्रॉन घुमा के अपना खुद का जो स्टेबिलिटी मोर स्टेबल टू लिस्ट स्टेबल में जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको इतना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अगर हम अपना जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन और फिर सबसे कम आएगा आपका ऑक्सीजन। ये आपकी सही आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा कि सोडियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ये हमारा 11 नंबर, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2s1 आएगा यहाँ पे। इसका जो आउटर मोस्ट है वो है 2s2 1 और 2, और इसका जो आएगा वो आएगा 2s2 और यहाँ पे आएगा 2p1 और 2s2। अभी आपको इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, राइट। तो हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन रिमूवल एनर्जी है। तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली तो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना अच्छे से बाइंड हुआ है, जितना अच्छे से बाइंड हुआ है उतना एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद हमारा एलिमेंट मोर स्टेबल हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। और अगर हमारा एलिमेंट ऑलरेडी मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, एज फॉर एग्जांपल वो हाफ फील्ड भरा हुआ है या फुल फील्ड भरा, उसका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो उसमें एनर्जी और ज्यादा लगेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो एल्यूमिनियम जो है उसका जो 2s ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड है, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2s1 का जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम, अगर वहां से वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो 1s2 2s2 और 2p6, सॉरी यहाँ पे आपका 1s 2s 2p, यहाँ पे 3s आएगा, यहाँ पे 3s आएगा, यहाँ पे 3s2 आएगा और यहाँ पे 3p1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, इनर्ट केस जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, राइट। तो ज्यादा मोर स्टेबल में कौन जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो ज्यादा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। और मैग्नीशियम जो है वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये जो देखो ये ऑलरेडी फुल फिल्ड है। तो इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम जो है उसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर कम एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, हमारे एल्यूमिनियम में। और सबसे कम किसमें देनी पड़ेगी, सोडियम में, क्योंकि सोडियम जो है वो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन दे के 1s2 2s2 2p6 जो हमारा इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चला जाता है, जो है मोस्ट स्टेबल। तो उसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो इस वे में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी को समझना है कि जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो हम थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस जो है आपका इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगी, आपकी एटॉमिक रेडियस भी आपकी इंक्रीज होगी। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी क्या बोला मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी।
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है आपका वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना इंक्रीज होगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना इंक्रीज होगा। तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। और एक बात और याद रखने की, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उससे ज्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। ये आपको याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, राइट। और आयोनाइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आयोनाइजेशन उसी एलिमेंट का होगा वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा उसकी जो एनर्जी हुई वो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, राइट। तो इसके थोड़े बहुत एग्जांपल हमने लिखे हैं, राइट। तो कार्बन जो है, कार्बन तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, 1s2 2s2 2p2 हो गया, ये 2p3 हो गया, ये 2p4 हो गया, ये 2p5 हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या हो गया हमारा 2p2, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया हमारा 2p3, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 होगा, ये कार्बन हमारा रह गया था, तो कार्बन का हो जाएगा 2p2, ये 2p3, ये 2p1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन का आ जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। तो अभी आप देखोगे मैंने बोला था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, राइट। तो अगर यहाँ से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अभी आप देखिए ये क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अभी यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकलेगा, तो ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। और आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखोगे तो ये 4 है, और ये जो है अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा बाइंड करके रखेगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी भी इतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा फ्लोरीन के लिए। ये आपका कौन सा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट, फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के बाद क्या हो गया, तो फ्लोरीन के बाद आपका आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, राइट। आपका ऑक्सीजन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो मोर स्टेबल में आ रहा है, तो वो इजीली ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो उसको तो बहुत कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, राइट। तो अभी इसके बाद आपका कार्बन आएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो इससे ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसके बाद वो मोर स्टेबल में जा रहा है, तो वो बहुत ही कम एनर्जी में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका लिस्ट हो गया, राइट। अभी आपको इसका IE2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकालना है। तो आपका अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो एक निकलने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल में जाएगा, मोर स्टेबल में जाएगा, राइट। यहाँ ऑलरेडी स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ही मुश्किल होगा, एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ से अगर देखोगे कार्बन का, तो कार्बन का अभी 1s2 2s2, राइट। तो ये दोनों जो है फुलफिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है आपको उसके लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए आपकी IE2 जो हो जाएगी वो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपकी फ्लोरीन के लिए होगी, और उसके बाद जो है वो आपकी नाइट्रोजन के लिए होगी, और उसके बाद जो है वो सबसे कम होगी आपकी कार्बन के लिए, वो क्योंकि वो जो है वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, राइट। तो इस हिसाब से आप अपना जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो निकाल सकते हो। और भी एक दो एग्जांपल्स थे, राइट। तो हाँ, ये वाला कि सेलेनियम
ब्रोमीन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो इसमें से आपको लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, तो सेलेनियम है वो किस ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ब्रोमीन है वो फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले, और इसमें भी नाइट्रोजन वाले। तो ये जो है आपका आउटर मोस्ट जो शेल रहेगा वो सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ भी सेलेनियम में भी 4 रहेंगे। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ब्रोमीन में भी 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। और नाइट्रोजन में कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, तो इसमें भी 3 रहेंगे फॉस्फोरस में, और आपके आर्सेनिक में भी 3 रहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखो कि लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस में होगा, ये आपको पूछा गया है। तो देखो, अगर सेलेनियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका क्या होगा, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। और मैंने क्या बोला, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो एनर्जी बहुत कम लगेगी, राइट। अभी यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मोर स्टेबल में नहीं जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ब्रोमीन नहीं हो सकता। अभी देखो, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, और सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो दोनों की कंपेरेटिवली ज़्यादा आएगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमारा किसके लिए होगा, सेलेनियम के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो किस में जा रहा है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेलेनियम, राइट। अभी हमने क्या बोला है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इसमें से हमें क्या निकालना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तो ये क्या है, एक ग्रुप के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या सेम ग्रुप के, तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, आपका क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। और हमने क्या बोला था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो इजीली आप निकाल लोगे कि आपका जो फॉस्फोरस है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो हमने जो पहले डिस्कस किया वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अदरवाइज ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो आप तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, ग्रुप में कैसे होगा, पीरियड में कैसे होगा, और ये सब कैसे होगा। अभी आएगा एक और अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम, बेरिलियम और बोरोन। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होगा, 3s1 हो जाएगा, हीली बेबो। तो यहाँ पे आपका बेरिलियम का आ जाएगा 2s2, और बोरोन का आ जाएगा आपका 1s2s2p1 आ जाएगा, राइट। तो आपको अगर देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, राइट, और 3s, 1s2s2p, 3s1, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, ये आपका 4 एटॉमिक नंबर है और ये आपका 5 एटॉमिक नंबर है, राइट। तो अभी आपको इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा निकालने के लिए कहाँ से एनर्जी देना पड़ेगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको कहाँ से निकालना, तो मैंने बोला था कि जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगा। तो आप इजीली बोल पाओगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, बेरिलियम में लगेगा। अभी आप यहाँ पे देखो कि बोरोन और सोडियम दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो आपका जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो 1s2, 2s2, 2p6 हो रहा है, और आपका जो बोरोन है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 1s2, 2s2, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 3s में से जा रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 2, तो सेकेंड में से ही जा रहा है, राइट। तो सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी भी हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंपेयर टू सोडियम, बोरोन में ज़्यादा रहेगी और सोडियम में इससे कम रहेगी, राइट। तो ये हमारा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। ये जो पॉइंट्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लीजिए, जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो कब कब बढ़ेगा, और जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल एनर्जी कब कहाँ पे क्या कब ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्चुअल आप अपना थिंकिंग रखिए और प्रिपरेशन इस वे में कीजिए, और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप सॉल्व कर दीजिए,
और इसके बाद आपके हो ही जाएंगे। मोस्टली जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स में ही ले लेता हूँ, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये जो पीरियोडिसिटी का जो हाफ पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो स्टे विथ अस, प्रिपेयर विथ अस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए।